जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पावर ऑफ लॉ में, जहां मिलती है आपको लीगल नॉलेज आपके एग्जाम से रिलेटेड। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं वो ये है कि आपको बीए एलएलबी और एलएलबी के एग्जाम में कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है कि आप टॉपर्स की तरह नंबर पा सकें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, काफ़ी प्यार आप लोगों का मिला उस वीडियो में। लेकिन उसमें कुछ जो स्टूडेंट है उनको कंफ्यूजन थी कि सर इसको एक बार आप सॉल्व करके बता दीजिए, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो एक बार फिर से आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से एक क्वेश्चन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, उसी को सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपको क्या सीक्वेंस लिखना है, किस तरीके से चीज़ें आपको लिखनी है। और जो टॉपर्स रूल फॉलो करते हैं लिखने का, उसको मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। उनका जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, डिफिनेशन किस तरीके से लिखनी है, मेन बॉडी किस तरीके से लिखनी, केस किस तरह से लिखना है, और उसका जो क्वेश्चन है आपका वो कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिस तरीके से मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने लाइक करी थी। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और उस सीक्रेट को ओपन करते हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ये पूछ सकता है व्हेन डज अ एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ये पूछ सकता है व्हाट इज एन एग्रीमेंट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल। या फिर ये भी हो सकता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको डिस्कस करिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम एक एक चीज, ये चार क्वेश्चन में से कोई भी अगर कोई एक क्वेश्चन आता है तो वहां पर जो आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में एक बहुत ही अच्छा केस आप लोगों को बताऊंगा जो आप लास्ट में लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे ताकि आपके एग्जाम में नंबर बूस्ट हो सके। तो फिर देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे इसके आंसर पर कि देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए, इन चार क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे और लगभग लगभग हम लोग 4 से 5 पेज में इसका आंसर देंगे क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने आंसर पे। अब जो हम लोगों को इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे उसमें जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ परमिट्स आवर लाइफ, वी मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी परचेज फूड एंड क्लॉथिंग, व्हेन वी बुक अ हॉलिडे, ट्रेवल बाय बस और रेंट अ फ्लैट। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोगों के जीवन में व्याप्त है। हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जब भी हम कोई फूड परचेज करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कोई हॉलिडे बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो ट्रेवल एजेंसी से बात करते हैं कि भाई 5 दिन 6 रात या ऐसे करके जो हम लोग कर लेते हैं। या फिर मूवी देखने जाते हैं, बस से ट्रेवल करते हैं तो वो हमें टिकट देता है, उसका हम पैसा देते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग फ्लैट लेते हैं रेंट पे, तो उसमें भी हम लोग, या कोई शॉप रेंट पे लेते हैं जो है बिजनेस करने के लिए, तो उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी लाइफ में चल कहीं ना कहीं वो चलता ही रहता है हर एक चीज से। जैसे हम लोग कोई सब्जी लेते हैं या किसी फल वाले से फल खरीदते हैं, तो उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। जो हम उसको पैसा देते हैं वो उसके लिए कंसिडरेशन हो जाता है, जो फल हमको मिलता है पैसा देकर वो हमारे लिए कंसिडरेशन हो जाता है। तो ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो हम लोगों के जीवन में पूरी तरह से व्याप्त है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा टेक फॉर एग्जांपल, इसको मैंने हाईलाइट किया येलो से। तो ऊपर का जो इंट्रोडक्शन है वो भी आप लोग हाईलाइट करके लिखेंगे। टेक फॉर एग्जांपल जब लिखेंगे उसमें भी आप लोग हाईलाइटर का यूज करिएगा या फिर ब्लैक पेन से लिख के नीचे हाईलाइट कर दीजिएगा। ब्लैक थोड़ा सा मोटे पेन से लिखिएगा, उसके बाद नीचे हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द बिल्डिंग ऑफ अ लोकल हॉस्पिटल, किसी मतलब जो आपके एरिया का लोकल हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग होती है, दिस विल नो डाउट हैव इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट्स विद कारपेंटर, प्लम्बर, सप्लायर और बिल्डिंग मटेरियल। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, आपका लोकल हॉस्पिटल बनता है, तो उसमें देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आते हैं कि हम इतने दिन तक के ये कारपेंटर है या प्लम्बर ये सब सप्लाई देंगे, जो ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इसको बिल्डिंग को हम कंप्लीट करा कर देंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब दूसरा इंट्रोडक्शन आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट कब बना, कब इन्फोर्सेबल हुआ, क्या होता है। और जो ये टेक फॉर एग्जांपल, इस तरह का कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आपके एरिया में कोई शॉप के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई हमें
ये प्लाट हम ज़मीन दे रहे हैं आपको, इसको हमको कंप्लीट करा के आप दे दीजिए। या जैसे मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया, उसमें भी यही समझाया गया है कि जब हॉस्पिटल की कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो प्लम्बर से और कारपेंटर से, सब लोगों से जो बढ़ई होते हैं, जो काम नल वाले होते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे सप्लाई करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। अब जो हम लोग इसकी डिफिनेशन लिखेंगे उसको देखिए किस तरह से लिखा है, और हाईलाइट भी करना है आपको, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो जाते हैं लॉ के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट होगा वो जब इन्फोर्सेबल हो जाएगा लॉ के थ्रू, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब देखिए, मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से किसी फेमस बंदे की या कोई फेमस किसी की भी अगर लिखना है आपको डिफिनेशन, जिन्होंने उस लॉ के बारे में या उस सेक्शन के बारे में बताया हुआ है, तो उसको किस तरह से लिख के आपको हाईलाइट करना। देखिए यहाँ पे मैंने येलो से हाईलाइट किया, लेकिन आप लोग इसको लिख करके हाईलाइटर से हाईलाइट करके नीचे इसके एक थोड़ी सी लाइन खींचिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कैसे करना। देखिए, अकॉर्डिंग टू एंसन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द ब्रांच ऑफ लॉ विच डिटरमाइंस द circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it। अब इसमें जो आंसर उन्होंने क्या कहा है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ब्रांच है लॉ का, जो डिटरमाइन करता है सरकमटेंसेस को, जिसके थ्रू जो प्रॉमिस होती है वो लीगली बॉन्ड हो जाती है, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, और वो पर्सन को उसको कंप्लीट ही करना होता है। ये इसकी फर्स्ट डिफिनेशन है, और इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। अब जो इसकी सेकंड डिफिनेशन आप लिखेंगे वो देखिए सामान्य ने दी है, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इन्होंने इसको इस तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि इसकी जो रियल मीनिंग निकली वो क्या निकली है। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H which states that an agreement that is enforceable by the law is known as a contract। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है वो सेक्शन 2H में बताया हुआ है, जो बताता है कि जब कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाती है, मतलब कि जो इन्फोर्सिबिलिटी इसके अंदर आ जाती है, वो उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह जानी जाती है। इन कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नॉट सोशल, मोरल और रिलीजियस। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो रिलेशनशिप होती है वो हमेशा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होती है, सोशल, मोरल और रिलीजियस नहीं होती है। इसको आप लोग समझ ले ठीक से कि क्या ये कहना चाह रहा है। मतलब कि जो आप लोग कोई भी कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसमें एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल हो जाता है, रिटर्न में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग ये भी आगे जानेंगे कि जो ये जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो कहाँ से आती है। देखिए, यहाँ तक आपको इसके डिफिनेशन में डालना है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि मेन बॉडी आपको किस तरह से लिखनी है। अब हम लोग आ जाते हैं मेन बॉडी की तरफ। एक रफली आइडिया में दे रहा हूँ कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन में जो आंसर लिखना है उसमें किस तरीके से चीजें लिखनी है। मेन बॉडी में क्या लिखना है आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2H एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट होता है, जो वो इन्फोर्सेबल एट लॉ, मतलब कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। दस टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, ठीक है। उसको लिखना है एन एग्रीमेंट बिकम इन्फोर्सेबल when it fulfill the conditions laid down in section 10। मतलब कि जो सेक्शन 10 में जो कंडीशन दी गई है, जब वो अप्लाई हो जाती है एग्रीमेंट के ऊपर, तभी वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाय द फ्री कंसेंट of the parties competent of contract for a lawful consideration and for a lawful object। मतलब कि जो सेक्शन 10 में इतनी कंडीशन है, जब इसको ये कंप्लीट कर लेता है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ये चीज इन्फोर्सेबल होगी। मतलब कि इन्फोर्सिबिलिटी जब आ जाएगी, इन्फोर्सिबिलिटी यही है जो सेक्शन 10 में दी गई है, ये जब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होती है कॉम्पिटेंट कंसेंट ऑफ द पार्टी, फ्री कंसेंट क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं इसमें। पहले इसकी मेन बॉडी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेक्शन 2A, B और C आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि क्या चीजें होती हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कैसे प्रपोजल होता है, कैसे एक्सेप्टेंस होती है, वो सारी चीजें बताई गई हैं। हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रपोजल किसी ने दिया और उसको सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैंने अपनी बाइक किसी को बेचनी चाहिए, मैंने कहा मैं 10,000 की बेच रहा हूँ, सामने वाले ने कहा ठीक है मैं 10,000 की लेने को रेडी हूँ। मैंने उसको
प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीजें, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कल मैं उसको ये कह दूं कि यार घर वाले नहीं मान रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ इसको बेचना, तो अब वो ये कोर्ट तो जा नहीं सकता, या कोई लीगल मेरे खिलाफ कोई एक्शन तो ले नहीं सकता, क्योंकि भाई रिटर्न में तो था नहीं, कोई चीजें इन्फोर्सिबिलिटी तो बनी नहीं, रिटर्न में वो आया नहीं, इन्फोर्सेबल वो हुआ नहीं, तो कैसे मतलब कि जो सेक्शन 10 में जो कंडीशन दी गई थी वो सारी तो फुलफिल हुई नहीं, वो रिटर्न में आई नहीं, तो फिर वो लीगल रेमेडी उसको नहीं मिलेगी। तो एग्रीमेंट की सही से देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, क्योंकि उसमें आपको लीगल रेमेडी मिलती है। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। एग्रीमेंट प्लस इसेंशियल एलिमेंट्स जो सेक्शन 10 में दिए गए हैं, जब वो दोनों चीजें अप्लाई हो जाती तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें लिखकर आप इसको, मैंने देखिए बैकग्राउंड इसका हाईलाइट किया हो, तो आप लोग रखिएगा कि एग्रीमेंट प्लस इसेंशियल एलिमेंट जब मिल जाते हैं तब ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अब हम आप लोगों को ये बताते हैं कि इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है। इन्फोर्सेबल होने का मतलब ये होता है कि लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है। मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ दिया, तब आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए किसी शॉपकीपर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे सप्लाई देनी है आपको ऑयल की, आपका कोई होटल है और उससे आपने बोला कि मुझे इतने महीने तक के आपको ऑयल सप्लाई करना है, आप लोगों के बीच एक एक रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन केस अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ता है तो आपको लीगल रेमेडी अवेलेबल होगी। लेकिन अगर किसी को आप जाते हैं कहते भाई आप इस डेट से इस डेट तक आपको मुझे माल देना है, वो रेडी हो जाता है देने के लिए, लेकिन आप दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई, मतलब एग्रीमेंट बना और वो एग्रीमेंट वो तोड़ देता है, तो फिर क्या आपको कोई लीगल रेमेडी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब तक वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो जाएगा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, तब तक आपको कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है लीगल रेमेडी अवेलेबल है, मतलब कि जब सेक्शन 10 अप्लाई हो गया तो फिर लीगल रेमेडी भी अवेलेबल हो गई, और जो भी पार्टी इंजर्ड होगी, जिसको भी दिक्कत होगी, जो भी इंजर्ड होगा, जो भी पार्टी, वो कोर्ट जा सकती है और केस दायर कर सकती है दूसरी पार्टी के ऊपर कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, ठीक है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो इन्फोर्सिबिलिटी है ये आती कहाँ से है, कैसे ये इन्फोर्सेबल होता है, तो इसको भी मैं कंप्लीट आप लोगों को समझाने। इन्फोर्सिबिलिटी जो आती है वो आती है इसेंशियल से। तो हम लोग क्या समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे बनता है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, दो पार्टी होनी चाहिए, ऑफर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस हो चुकी होनी चाहिए, ये मैंने बताया। ऑफर शुड बी क्लियर का मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि मान लीजिए मैं अपनी बाइक सेल कर रहा हूँ, तो कौन सी बाइक सेल कर रहा हूँ, किस कलर की, और उस बाइक का नंबर क्या है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सेल कर रहा हूँ अपनी टीवीएस की बाइक और उसके माइंड में आ रहा है कि मैं अपनी हीरो की बाइक सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास दो दो बाइक है ना, तो मान लीजिए कि वो समझ रहा है कि मैं हीरो की सेल कर रहा हूँ और मैं अपनी टीवीएस की उसको सेल करना चाहता हूँ, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को समझिए। अब जो हम लोगों का सेकंड इसेंशियल एलिमेंट्स है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन होना चाहिए वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला होना चाहिए। थर्ड जो है वो फ्री कंसेंट, मतलब कि कंसेंट जो होना चाहिए, जो सहमति होना चाहिए, बिल्कुल सही से होना चाहिए। ये नहीं कि गन पॉइंट पे मुझसे कोई सहमति ले ले, या कोई फ्रॉड करके मुझसे ले ले, या कुछ ऐसा करके जो आपके सेक्शन 14 में बताया गया हुआ कोवर्जन है, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ आ जाता है कॉम्पिटेंट, इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब कि दोनों पार्टी 18 साल के ऊपर होना चाहिए और दोनों में से कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ इसका आ जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है इसका कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को बोल दूं कि तुम उसका, जैसे लोग कहते हैं नहीं सुपारी देते हैं कि फला का मर्डर कर दो तो इतना पेमेंट दूंगा, तो वहां पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही अनलॉफुल हो गया है, ठीक है। सेवेंथ है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये नहीं कि चांद तारे तोड़ डालने का जो है कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी को दे दूं, पॉसिबिलिटी नहीं है। फला देश को तबाह करना है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। या मैं किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दूं कि दूसरे किसी कंट्री का आपको जो रूल्स रेगुलेशन है, या फिर जो मतलब कि दूसरे किसी कंट्री का कोई चीज आपको चेंज करना है, तो वो पॉसिबल नहीं ना, उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। या चांद तारे तोड़ लाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए।
और लास्ट हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स ये है कि लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, मतलब कि रिटर्न में होना चाहिए और किसी भी मतलब रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया है वो रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसमें केस किस तरह से लिखना है। देखिए केस में पहले सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष की, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, किस साल का केस है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसको हाईलाइट कर देना, फिर नीचे लिखना है इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखना है कि ये केस इतने साल पुराना है, ये केस इस चीज से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है कि माइनर के साथ की गई संविदा संविदा नहीं मानी जाती, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी माइनर का साथ सी की गई संविदा की बात आएगी तब इस केस को याद किया जाएगा। इस तरीके से आप इसको इंट्रो लिखेंगे। फिर फैक्ट क्या था, किस तरीके से मुकदमा दायर हुआ, क्या उसकी कहानी थी वो लिखेंगे। फिर कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इसको लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कंक्लूजन कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए जो लोग लिखना नहीं जानते वो, उन्होंने जो शुरुआत में इंट्रो लिखा उसमें से कुछ लाइन, और जो आपने मेन बॉडी लिखी है उसमें से कुछ लाइन कॉपी करके यहाँ पे आपको सीधे सीधे उतार देना है आगे पीछे करके। जो लिखना नहीं जानते ये सबसे आसान तरीका है, और मैंने भी शुरुआत में इसको अप्लाई किया था, ठीक है। जब मैं भी स्टूडेंट था नहीं समझ पाता तो इस चीज़ों को मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। अब जो हम ये समझते हैं कि अब जो लोग लिखना जानते हैं वो कैसे लिखेंगे। देखिए इसको, इसका क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देना, 3 से 4 लाइन का। और ध्यान रखिएगा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो कम से कम 4 से 5 पेज में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आप लोग ये जान गए होंगे कि किस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है अपनी आंसर शीट में। इंट्रो किस तरीके से लिखना है, मेन बॉडी किस तरीके से लिखनी है, सेक्शन किस तरीके से लिखने हैं, केस किस तरीके से लिखना है, डिफिनेशन किस तरीके से लिखना है, सब कुछ आप लोग इस वीडियो के थ्रू जान गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी डाउट रह जाता तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। टिल देन, जय हिंद, और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।